नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के पाठ नंबर 6 जो कि नियुक्तिकरण है, इसके अंतर्गत आने वाले भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलू। सबसे पहला पहलू आता है भर्ती। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। नियुक्तिकरण के 3 मुख्य पक्ष होते हैं बच्चों। नंबर 1 भर्ती, नंबर 2 चयन और नंबर 3 प्रशिक्षण। नंबर 1 पर आने वाला है पॉइंट भर्ती। भर्ती के बारे में आपको बताते हैं। भर्ती क्या होती है बच्चों? भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट एक सकारात्मक चरण है जो कि रिक्त पदों के लिए बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है, इनवाइट करती है। किसी एक पद के लिए बहुत से अभ्यर्थी उसके लिए आवेदन करते हैं, अपने एप्लीकेशंस भेजते हैं और वे पदों के लिए प्रत्याशियों को अपने आवेदन पत्रों को सबमिट करना होता है। जितनी अधिक संख्या में व्यक्ति पदों के लिए आवेदन पत्र देते हैं, अप्लाई करते हैं, जितने अधिक कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस भेजते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना रहती है, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उन्हें संस्था के लिए योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सके। उन्हीं कर्मचारियों, उन्हीं कैंडिडेट्स में से वो अपने बेस्ट कर्मचारियों का चयन करते हैं। तो यही कहलाती है भर्ती की प्रक्रिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे चरण पर, जो कि चयन है। दूसरी तरफ चयन क्या है बच्चों? चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य उन सभी उम्मीदवारों में से जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया है, सबसे योग्य का चयन करना है। अर्थात सबसे पहले एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, फिर उनमें से जो बच्चे योग्यताओं पर खरे उतरते हैं उनको कॉल लेटर भेजकर बुलाया जाता है, उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है, उनको चुन लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका चयन कर लिया जाता है। अब हम आते हैं इसके तीसरे भाग पर, जो कि है प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण का अर्थ है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान और कौशलों को उन्नत करने से संबंधित होता है, ताकि उनके निष्पादन की योग्यता को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। कुछ ज्ञान तो बच्चों को होता ही है, लेकिन जिस लाइन में वो चयनित होते हैं उसके बारे में, उससे संबंधित जानकारी उनको प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती है। उनको उस फील्ड में, उस कार्य क्षेत्र में कला कौशल से ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि कई प्रकार के कारक होते हैं जो कि इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, जैसे श्रम बाजार में कौशलों की पूर्ति तथा मांग का सामंजस्य स्थापित करना, बेरोजगारी दर के बारे में निर्धारण करना, श्रम बाजार की स्थितियां कैसी हैं, कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, तकनीकी विकास किस प्रकार का है, और भर्ती, नियुक्तिकरण तथा प्रशिक्षण, ये सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं और ये सभी कंपनी के कारकों को प्रभावित करती हैं। नियुक्तिकरण के पहलू को हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। सबसे पहले आवेदक, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है और जिस संगठन में जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है, भर्ती कर्मचारियों की पहचान की जाती है और आकर्षण, उनको क्या क्या सैलरी दी जाएगी, उनको क्या क्या पर्क्स दिए जाएंगे, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब बताया जाता है। उसके बाद दूसरे चरण में आता है चयन। उसमें निर्धारण, मूल्यांकन तथा अंतिम चयन प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात तीसरे नंबर पर आता है प्रशिक्षण। जब भर्ती और चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो आवेदक को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उनको इच्छित कार्यक्षेत्र का परिचय और कौशल के विकास के बारे में बताया जाता है। तो ये है नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलू। अब हम भर्ती की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भर्ती कार्य से अभिप्राय होता है एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी पद
या कार्य के लिए संभावित कर्मचारियों को पहचानती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कैंडिडेट्स हमारी कंपनी में नियुक्त किए जा सकते हैं, भर्ती किए जा सकते हैं। तो भर्ती की परिभाषा क्या होगी बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने हेतु अपने आवेदन पत्र दें। विज्ञापन सामान्यतः भर्ती प्रक्रिया का ही एक भाग होता है, जो कि कई प्रकार से हो सकता है, जैसे समाचार पत्र द्वारा, समाचार पत्र को रिक्त स्थान के पद विज्ञापनों के लिए प्रयोग करके, व्यवसायिक प्रकाशन के द्वारा, कार्यालय के बाहर विज्ञापन लगाकर, कार्य केंद्रों द्वारा, एजेंसियों द्वारा, विश्वविद्यालयों में साक्षात्कार के द्वारा। अब हम देखते हैं बच्चों कि भर्ती के स्रोत क्या क्या होते हैं। भर्ती का उद्देश्य उन संभावित कर्मचारियों को आकृष्ट करना रहता है जिनके पास आवश्यक विशेषताएं और योग्यताएं होती हैं तथा उपलब्ध पदों के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को खोजना होता है। इन पदों हेतु उपलब्ध व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है, उन्हें आकर्षित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने के लिए अपना आवेदन दें। आवश्यकता संगठन भर्ती की प्रक्रिया संगठन में रिक्त पदों के लिए प्रत्याशियों का चयन पहले से ही आरंभ कर दिया जाता है। भर्ती उपयुक्त कर्मचारियों को खोजकर, उनको ढूंढकर उन्हें आकृष्ट करती है, अपनी कंपनी के लाभों के बारे में बताती है और उसके बाद अगली प्रोसेस शुरू की जाती है। सबसे पहले श्रम पूर्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान की जाती है। तत्पश्चात उनकी वैधता का निर्धारण किया जाता है, वे वैध भी हैं या नहीं। सबसे उपयुक्त स्रोत या स्रोतों को चुना जाता है। रिक्त पदों के लिए संभावित कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। आवश्यक पदों को संगठन के आंतरिक स्रोतों या बाह्य स्रोतों से भी फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भर्ती के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है कि संस्था के अंदर से अंदरूनी भर्ती होती है। आंतरिक भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं बच्चों। एक होता है स्थानांतरण तथा पदोन्नति, जिनको हम अभी नीचे चर्चा करेंगे। स्थानांतरण, स्थानांतरण से क्या तात्पर्य होता है? स्थानांतरण में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, स्थान का अंतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। स्थानांतरण में किसी एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरी सीट पर भेज दिया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्मचारियों के उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा में बिना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए ऐसा किया जाता है। इसके द्वारा कर्मचारियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और कार्य की स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं रहता कि उनके वेतन में, उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है उनको वही पुराने वाला वेतनमान मिले। स्थानांतरण, स्थान का अंतरण, स्थान का परिवर्तन, उन विभागों में जहां आवश्यकता से अधिक नियुक्तियां होती हैं, रिक्त पदों को भरने का एक अच्छा माध्यम होता है। एक विभाग में उपयुक्त कर्मचारियों की कमी को दूसरे विभाग या शाखा से स्थानांतरण के द्वारा पूरा किया जाता है। व्यक्तिगत समस्याओं और शिकायतों को दूर करने में तथा नौकरी से निकालने जैसी स्थितियों से बचाव में भी स्थानांतरण मदद करता है। स्थानांतरण के समय ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि जिस कर्मचारी का स्थानांतरण किसी दूसरे पद पर किया जा रहा है, वह उस कार्य निष्पादन के योग्य है या नहीं। स्थानांतरण का प्रयोग कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों को सीखने के प्रशिक्षण के तौर पर भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है पदोन्नति अर्थात प्रमोशन। व्यवसायिक उद्यम सामान्यतः उच्च पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की निम्न स्तरों से उच्च स्तरों की तरफ पदोन्नति करते हैं। पदोन्नति में कर्मचारियों को ऐसे पद पर हस्तांतरित किया जाता है जो कि अधिक
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, उनको सुविधाएं अधिक दी जाती हैं, उनका वेतनमान अधिक होता है, उनकी पद प्रतिष्ठा में अधिक ऊंचा स्तर होता है। इस प्रकार का अभ्यास कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, उनकी निष्ठा और उनके संतोष को, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इन सब का कर्मचारियों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, क्योंकि उच्च स्तरों पर पदोन्नति हो जाने के कारण संगठन में निचले स्तरों पर भी पदोन्नति की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसा आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो जब ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले व्यक्ति ऊपर चढ़ जाते हैं तो नीचे के स्टेप्स खाली होते हैं। नीचे के स्टेप्स खाली होने का मतलब जो निम्न स्तर के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके आगे बढ़ने के चांसेस, अवसर बढ़ जाते हैं, तो एक श्रृंखला बन जाती है। अब हम आते हैं आंतरिक स्रोतों के लाभ पर। संगठन के अंदर ही आंतरिक स्थानांतरण के द्वारा उच्च पदों पर रिक्त पदों की पूर्ति के निम्नलिखित लाभ होते हैं। कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए अभिप्रेरित होते हैं। उच्च स्तर पर पदोन्नति के द्वारा संस्था के निचले स्तरों पर पदोन्नति की श्रृंखला शुरू हो जाती है। कर्मचारियों का अभ्यास बढ़ता है, उनके सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है, उनके कार्य करने के निष्पादन के ढंग में सुधार होता है, वे कार्य से संतुष्ट रहते हैं, संगठन में शांति का माहौल बनता है, सौहार्द का वातावरण बनता है। आंतरिक भर्ती चयन प्रक्रिया और अनुसंधान को भी सरल करती है। जो कर्मचारी पहले से ही संस्था में कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन अधिक यथार्थ रूप से, मौलिक रूप से किया जा सकता है, जो कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी होता है, गुणकारी होता है। यह भर्ती का सबसे अधिक विश्वसनीय व सटीक तरीका होता है, क्योंकि संस्था कर्मचारियों को पहले से ही जानती है, वो नए कर्मचारी नहीं है, वो ऑलरेडी उस संस्था में काम कर रहे हैं। स्थानांतरण कर्मचारियों को उच्च पदों हेतु प्रशिक्षित करती है। जिन व्यक्तियों की भर्ती संस्था के कार्यरत कर्मचारियों के अंदर से ही की जाती है उन्हें प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। स्थानांतरण के लाभों में एक लाभ ये भी है कि अतिरिक्त विभागों से कार्यशक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, या जहां पर कर्मचारियों की कमी है वहां पर भी उन्हें भेजा जा सकता है। आंतरिक स्रोतों से पदों की पूर्ति कर्मचारियों के बाह्य स्रोतों से भर्ती की तुलना में अधिक रीजनेबल होती है, सस्ती पड़ती है। आंतरिक स्रोतों के जहां कुछ लाभ हैं तो वही आंतरिक स्रोतों की कुछ कमियां भी होती हैं बच्चों। तो अब हम देखते हैं आंतरिक स्रोत की कमियों के बारे में। भर्ती के आंतरिक स्रोतों को प्रयोग करने की निम्नलिखित कमियां होती हैं। आंतरिक पदोन्नति के द्वारा जब रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है तो नई प्रतिभाओं के संस्था में प्रवेश करने के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, बाहर से लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो बाहर की जो नवीन प्रतिभाएं हैं वो उनका विकास नहीं हो पाता। इसलिए पूर्ण रूप से आंतरिक भर्ती पर निर्भर होने के कारण अंतः प्रजनन का खतरा रहता है, जो कि संस्था में नए लोगों के प्रवेश को रोकने से उत्पन्न होता है। कर्मचारी आलसी हो सकते हैं, निठल्ले हो सकते हैं, अकर्मण्य हो सकते हैं यदि वे समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त हैं। यदि उन्हें पता है कि कुछ सालों के बाद हमारी पदोन्नति हो ही जाएगी तो वे अपनी सीट का कार्यभार इतनी जिम्मेवारी से नहीं निभाते, आलसी हो जाते हैं। एक नई संस्था भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग नहीं कर सकती है। कोई भी संस्था अपने सारे रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक स्रोतों के द्वारा नहीं कर सकती। कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता की प्रकृति में बाधा पड़ती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तभी होती है बच्चों जब हमारा कंपटीशन, हमारी प्रतियोगिता किसी दूसरे पक्ष से होती है। जब यहाँ पर एक ही पक्ष होगा तो इनकी प्रतियोगिता दूसरे पक्ष से कैसे होगी। कर्मचारियों का निरंतर स्थानांतरण करते रहने से प्रायः संस्था की उत्पादनशीलता को ह्रास मिलता है, उसमें कमी पाई जाती है। अब हम देखते हैं बाह्य स्रोतों के बारे में।
एक संस्था को विभिन्न पदों के लिए बाह्य स्रोतों का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सभी रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक भर्ती द्वारा हो जाए ऐसा नहीं हो पाता। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं हो सकती, अपर्याप्त रहती है, कम पड़ती है, अर्थात वे उस पद की वांछनीय मापदंडों को, उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पाते जिनको की भरना जरूरी होता है। सामान्यतः भर्ती के जिन बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार से हैं। प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत संगठन के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया जाता है, एक सूचना लगाई जाती है जिसमें संस्था के रिक्त कार्य पदों के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। कार्य पाने के इच्छुक व्यक्ति संस्था के बाहर एक सुनिश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैं और उनके चयन की प्रक्रिया उसी स्थान पर की जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती की ये प्रक्रिया सामान्यतः उन आकस्मिक पदों के लिए अपनाई जाती है जहां पर अनट्रेन्ड या हाफ ट्रेन्ड, सेमी ट्रेन्ड कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो कि पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते बल्कि अप्रशिक्षित होते हैं या फिर अर्ध प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे कर्मचारी ज्यादातर आकस्मिक या बदली कर्मचारियों के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो प्रतिदिन के हिसाब से या दिहाड़ी मजदूरी, डेली वेजेस के हिसाब से दी जाती है। भर्ती की ये विधि अत्यंत सस्ती होती है, रीजनेबल होती है, क्योंकि इसमें पदों के लिए विज्ञापन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कोई लागत नहीं आती। आकस्मिक रिक्त पदों को भरने के लिए जब कार्य का दबाव ज्यादा होता है अथवा जब स्थायी कर्मचारी एब्सेंट रहते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तब ये विधि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब हम देखते हैं प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट के बारे में। कई नामी गिरामी व्यवसायिक इकाइयां होती हैं, अनियमित आवेदकों से आए आवेदनों के लिए एक फाइल बना लेती हैं जिसमें उन आवेदन पत्रों को रखते जाते हैं। ऐसे पद पाने के इच्छुक व्यक्ति मानव शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होते हैं। इन आवेदकों की एक सूची तैयार की जाती है और उन्हें जब भी कोई पद कंपनी में खाली होता है तो इस सूची की कार्यानुसार जांच परख करके देखा जाता है। भर्ती के इस प्रकार के स्रोत का जो सबसे मुख्य लाभ होता है वो ये होता है कि कार्यशक्ति की भर्ती की लागत को अन्य स्रोतों की तुलना में कम किया जा सकता है। अब हम आते हैं विज्ञापन पर। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं, व्यवसायिक पत्रिकाओं में भी विज्ञापन दिए जाते हैं। वो तब दिए जाते हैं बच्चों जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है, जब हमें बड़े पैमाने पर कंपनी में भर्ती करनी होती है, तब समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए जाते हैं। ज्यादातर ये तब होता है जब उद्योग तथा वाणिज्य की वरिष्ठ पदों पर, सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति की जाती है। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन देने का एक लाभ ये भी होता है कि संगठन और रिक्त पदों का विवरण और इससे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो इस विज्ञापन में दी जाती हैं। विज्ञापन दिल्ली, जो भी उस क्षेत्र के दिल्ली या किसी और राज्य से संबंधित हो सकते हैं, उनके जो मुख्य मुख्य समाचार पत्र होते हैं उनमें छपवाए जा सकते हैं। इसकी एक हानि भी होती है बच्चों, वो ये कि आवेदन पत्रों की बाढ़ सी आ जाती है, बहुत से आवेदन आ जाते हैं और कई बार उन प्रत्याशियों के द्वारा भी जो कि पद के लिए बिल्कुल अयोग्य होते हैं, योग्य साबित होते ही नहीं, वे भी इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। रोजगार कार्यालय, आपने सुना होगा, रोजगार कार्यालय दरियागंज में रोजगार कार्यालय है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत ही पुराना कार्यालय है, जहां पर रोजगार हेतु जो भी आवेदन करता होते हैं वो अपने ब्यूरे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और उनको वहां से नौकरी के लिए कॉल आती है, फोन आता है या फिर पत्र जारी किया जाता है। सरकार के द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय अकुशल तथा कुशल, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत माना जाता है। कुछ स्थितियों में रिक्त पदों की अनिवार्य विज्ञप्ति रोजगार कार्यालय में कानूनन देना भी आवश्यक माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रोजगार कार्यालय
पद पाने के इच्छुक कर्मचारियों और मालिक जो कि कंपनी के नियोक्ता हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण सशक्त कड़ी का कार्य करते हैं और मांग और पूर्ति के बैलेंस को बनाए रखते हैं। दुर्भाग्यवश रोजगार कार्यालय के रिकॉर्ड अधिकतर अप टू डेट नहीं पाए जाते, टाइम के साथ अपडेट नहीं होते, उनके आंकड़े आजकल के वर्तमान आंकड़ों से मिलान नहीं करते। इसलिए बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो उनके द्वारा बताए जाते हैं लेकिन योग्य नहीं होते। स्थापन एजेंसी तथा प्रबंध परामर्शदाता। तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में निजी शाखाएं और व्यावसायिक निकाय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। एजेंसियां पूरे देश में कर्मचारियों की मांग और पूर्ति संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। ये इन सब प्रत्याशियों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करती हैं और नियोक्ताओं को योग्य व्यक्तियों के नामों के बारे में सुझाती हैं। अपनी सेवाओं के बदले ये लोग पारिश्रमिक भी लेते हैं, अपना वेतन लेते हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है वो ये प्राप्त करते हैं। ये वहां पर भी उपयोगी होती हैं जहां पर व्यापक स्तर पर जांचने की आवश्यकता होती है। प्रबंधकीय परामर्श फर्में संगठन की तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती में भी सहायक सिद्ध होती हैं। ये इन लोगों के, इन व्यक्तियों के व्यक्तिगत ब्यौरे डेटा बैंक इकट्ठा करती हैं जिनके पास भिन्न भिन्न योग्यताएं रहती हैं और जिनके पास व्यक्तिगत कौशल होता है और अपने ग्राहकों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और पदों का विज्ञापन भी देते हैं ताकि योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जा सके। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से भर्ती। विश्वविद्यालय और प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय पदों की भर्ती हेतु एक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विद्यालयों और प्रबंध संस्थाओं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ संबंध बनाए रखती हैं ताकि विभिन्न पदों हेतु वे योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकें। इसे विश्वविद्यालय भर्ती के नाम से भी जाना जाता है। कर्मचारियों के द्वारा अनुशंसा। वर्तमान कर्मचारियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदक, उनके मित्र, कुछ संबंधी भर्ती का एक अच्छा स्रोत सिद्ध होते हैं। ऐसे आवेदक अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान होता है। जॉबर और ठेकेदार। ये जॉबर और ठेकेदार संभावित मजदूरों से संपर्क में रहते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं और कम समय के नोटिस पर भी वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में सक्षम साबित होते हैं। मजदूरों की भर्ती ज्यादातर इन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से होती है जो कि स्वयं संगठन के ही कर्मचारी होते हैं। विज्ञापन अथवा दूरदर्शन। रिक्त पदों का टीवी, दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर संचार करना ये अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आवश्यक पदों का विस्तृत विवरण, आवश्यकता और उन योग्यताओं की जो कि कार्य करने हेतु आवश्यक होते हैं, उन्हें संस्था के विवरण के साथ प्रसारित किया जाता है जहां पर रिक्त पदों की जरूरत होती है। वेब प्रसारण। आजकल बच्चों, आजकल का जमाना इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट आज के समय की भर्ती का एक आम स्रोत बनता जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर इंटरनेट वेबसाइट्स का इस्तेमाल ना होता हो। ऐसे कुछ वेबसाइट विशेष रूप से बनाए जाते हैं जो कि कार्य पाने के इच्छुक और नए प्रवेशकों से संबंधित सूचनाएं देते हैं। इन वेबसाइट्स पर संभावित कर्मचारी और संस्थाएं जो कि योग्य व्यक्तियों को ढूंढ रही होती हैं जाकर अपनी सूचनाएं देख सकती हैं और नौकरी हेतु आवेदन कर सकती हैं। बाह्य स्रोतों के क्या क्या लाभ हैं, आइए बच्चों देखते हैं। भर्ती के बाह्य स्रोतों को प्रयोग करने से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। योग्य कर्मचारी मिलते हैं। भर्ती के बाह्य स्रोतों के प्रयोग करने से हमें योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संस्था के रिक्त पदों के लिए आवेदन का अवसर प्राप्त होता है। विस्तृत विकल्प प्राप्त होते हैं।
जब रिक्त पदों का विस्तृत रूप से विज्ञापन दिया जाता है, संस्था के बाहर से बड़ी संख्या में आवेदक आते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, हमारे पास विस्तृत विकल्प उपलब्ध होते हैं, तब चयन आसानी से किया जा सकता है। नई नई प्रतिभाएं मिलती हैं। वर्तमान कर्मचारी अपर्याप्त हो सकते हैं, अर्थात वे उन पदों की विशेष योग्यताओं को ना पूरा कर पाए जिन्हें की भरना है, तो बाह्य स्रोतों से भर्ती करने में इस संस्था को लाभ होता है। समय भी ज्यादा, कभी कभी समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी अधिक आ सकती है। प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। यदि कंपनी बाह्य स्रोतों का इस्तेमाल करती है तो ऐसी स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर की नियुक्तियों से मुकाबला करना पड़ सकता है, जो कि कड़ा मुकाबला भी साबित होता है। तो वे अपने बेहतर कार्य हेतु बेहतर कार्य बेहतर तरीके से करने के लिए अधिक कार्य करेंगे, कंपटीशन की भावना से कार्य करेंगे। जिस प्रकार बाह्य स्रोतों की कुछ लाभ होते हैं, कुछ गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार बाह्य स्रोतों की कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना। बाह्य भर्ती कार्यरत कर्मचारियों में एक असंतोष और निराशा का भाव उत्पन्न करती है। उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनकी पदोन्नति के अवसर कम हो रहे हैं। महंगी प्रक्रिया। बाह्य स्रोतों से भर्ती पर लागत अधिक आती है, बहुत सा पैसा विज्ञापनों में चला जाता है और आवेदन पत्रों की छटनी में भी अधिक व्यय होता है। अब हम कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। भर्ती के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों की कमियों पर प्रकाश डालिए। आंतरिक स्रोत की कमियां। आंतरिक स्रोत की कमियों में निम्नलिखित आएंगी। आंतरिक पदोन्नति के द्वारा जब रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है तो नई प्रतिभाओं के संस्था में प्रवेश करने के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से आंतरिक भर्ती पर निर्भर होने से अंतः प्रजनन का खतरा बना रहता है, जो कि संस्था में नए लोगों के प्रवेश को रोकने से उत्पन्न हो सकता है। कर्मचारी अकर्मण्य हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, निठल्ले हो सकते हैं यदि वे समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त रहते हैं। एक नई संस्था भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग नहीं कर पाती। कोई भी संस्था अपने सारे रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक स्रोतों के द्वारा नहीं कर सकती। कर्मचारियों के मध्य प्रतियोगिता की प्रकृति में बाधा आती है। कर्मचारियों का निरंतर स्थानांतरण प्राय संस्था की उत्पादनशीलता को कम करता है। अब हम देखते हैं बाह्य स्रोत की कमियां और सीमाएं। वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। बाह्य भर्ती कार्यरत कर्मचारियों में एक असंतोष और निराशा का भाव पैदा करती है। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उनकी पदोन्नति के अवसर कम हो रहे हैं। महंगी प्रक्रिया होती है। बाह्य स्रोतों से भर्ती पर लागत अधिक आती है। बहुत सा पैसा विज्ञापन और आवेदन पत्रों की छटनी पर व्यय हो जाता है। वेब प्रसारण भर्ती का एक आंतरिक स्रोत है या बाह्य स्रोत है? तो इसका उत्तर है बच्चों, वेब प्रसारण भर्ती का एक बाह्य स्रोत है। निम्नलिखित भर्ती के स्रोतों में से कौन से स्रोत आंतरिक हैं तथा कौन कौन से स्रोत बाह्य हैं? विज्ञापन, प्रत्यक्ष भर्ती, रोजगार कार्यालय, पदोन्नति, जॉबर, दूरदर्शन, स्थानांतरण, प्रतीक्षा सूची। उत्तर है आंतरिक, पदोन्नति, स्थानांतरण और बाह्य विज्ञापन, प्रत्यक्ष भर्ती, रोजगार कार्यालय, जॉबर, दूरदर्शन तथा प्रतीक्षा सूची। तो बच्चों, आज के अध्याय में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।